नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। इस मॉडल के दोष क्या थे वो भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। शुरू से लेके आपको लास्ट तक पहले देखना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है, उसके बाद में आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप केवल एक ही टॉपिक मुझसे पढ़ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब तो आप कहीं और से बाकी का सिलेबस भी तो पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ में पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो अलग से आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आपको अपने नोट्स बनाने हैं साथ साथ में, ठीक है। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि मैं आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करूं, अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं उसके लिए टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो तभी होंगे जब आप लोग कमेंट करोगे। वैसे आप चाहो तो नोट्स साथ साथ में बना लेना, और पीडीएफ मिलने के बाद में भी आपको अपने हाथ से नोट्स लिखने हैं। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको चीज़ें समझ में आने के बाद में भी कंफर्ट नहीं होगी आप उन चीज़ों को लेकर के। तो नोट्स हमेशा चाहे कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, अपने नोट्स अपने हाथ से आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल भी इसको कहते हैं, और साथ ही साथ में इसका दूसरा नाम हमें सुनने को मिल सकता है, वो है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल के रूप में भी इसको जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने थॉमसन का परमाणु मॉडल समझा था। ये उससे किस प्रकार डिफरेंट है वो भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखना है, समझना है। नोट्स आप तब बनाना जब इसको दोबारा देखो, ठीक है, वरना साथ साथ में जब आप लिखोगे तो चीज़ें स्किप हो जाएगी। ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया, फिर मैं बोल देता हूँ, फिर आप नोट कर लेते हो। ऑफलाइन में तो ऐसे होता है, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करूँगा। अब तो यहाँ पे तो डायरेक्ट चलता ही जाएगा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ही। तो आप बीच में लिखने के लिए बैठो तो या तो वीडियो को पॉज कर देना, या फिर आप दोबारा जब देखो तब नोट्स बना लेना, ठीक है। अभी आपको पूरा एक बार समझना है, ध्यान लगा के पूरा का पूरा फोकस होके चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके सेटअप को समझेंगे। ये जो आप यहाँ पे एक डायग्राम जैसा आप देख रहे हो, ये वो सेटअप है जो रदरफोर्ड ने यूज में लिया था, ठीक है। ये 1911, ठीक है, 1911 के आसपास की ये बातें हैं। उस समय ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तब ये सेटअप किसने यूज में लिया था? रदरफोर्ड ने ऐसा ऐसा बनाया, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने कुछ निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे। तो वही हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले हमें समझना है ये सेटअप, और इसमें ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट जैसी आप चीज़ें देख रहे हो, ये है क्या, इनको देखना है हमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब चूंकि हम लोग इस मॉडल को क्या बोल रहे हैं? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल बोल रहे हैं। तो इसमें अल्फा कणों की हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो अल्फा कणों के स्रोत की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। माने अल्फा कण हम लोग काम में ले रहे हैं, तो वो हमारे पास अल्फा कण आए कहाँ से, ठीक है। कौन सा वो स्रोत था जिससे अल्फा कण आए? तो यहाँ पे जो अल्फा कण के स्रोत के रूप में लिया गया है वो सीजियम को लिया गया है, ठीक है। याद रखना इस बात को कि अल्फा कण के स्रोत के रूप में किसको लिया गया? सीजियम को लिया गया। यहाँ से अल्फा कण हमें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से जो अल्फा कण आएंगे वो इस तरफ जब रिलीज होंगे तो उनको एक सीधी डायरेक्शन में भेजने की भी ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे एक छेद है और ये चौकोर सा आप कुछ बना हुआ देख रहे हो। यहाँ से जब अल्फा कण आएंगे तो इससे टकरा के बाकी यहाँ रह जाएंगे, और खाली सीधी रेखा में है वो आगे चले जाएंगे। तो ये जो बीच में लगाया गया है ये लेड है, जो पीबी हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये वही है। इसको यहाँ पे सेट किया गया है ताकि अल्फा कणों को एक सीधी रेखा में भेजा जा सके, ठीक है। ये सीजियम है अल्फा कण के स्रोत के रूप में, और अल्फा कणों को सीधी डायरेक्शन में भेजने के लिए लेड को यहाँ पर यूज में लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। ये कण जब सीधी रेखा में जाएंगे तो आगे जाकर के इस स्वर्ण पत्रिका से टकराएंगे, ठीक है। ये एक स्वर्ण यानी कि सोने की पत्रिका है, और इसका जो मोटाई है, थिकनेस इसकी जो है वो 0.004 mm के आसपास की है ये, ठीक है। इतनी पतली है। तो इससे जाकर के वो कण टकराएंगे। अब इससे जाके टकराने के बाद में कणों का क्या हुआ, ठीक है, माने वो कण कहाँ गए, इस चीज को देखने के लिए इसके चारों तरफ ये
उल्टी सी के आकार का जो आप देख रहे हो, ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि जैसे ही यहाँ से अल्फा कण आए और इसमें से पार होके अगर जाएं तो हमें वो अल्फा कण दिखाई दे जाए। और दिखाई कैसे देंगे? क्योंकि जैसे ही अल्फा कण इसे टकराएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ से अल्फा कण आए, इसने इनको एक सीधी रेखा में भेज दिया, गोल्डन पत्रिका से टकराए और टकराने के बाद वो किधर गए इसको देखने के लिए चारों तरफ जिंक सल्फाइड का यहाँ पे एक पर्दा लगाया गया है। ये तो हो गया पूरा का पूरा सेटअप। अब चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं कि होता क्या है। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कणों के स्रोत से अल्फा कणों को उधर भेजा, यानी बौछार करवाई। और जब इससे कण टकराए तो टकराने के बाद रदरफोर्ड ने ये देखा कि ज़्यादातर कण तो सीधे ही निकल गए। ठीक है, उनके अंदर कुछ हुआ ही नहीं, जैसे इधर से आए वैसे के वैसे यहाँ से सीधे गुजर गए। कुछ कण ऐसे थे जो इससे टकराने के बाद में कुछ एंगल पर इस प्रकार से विचलित हुए, अपने पथ से थोड़ा बहुत वो विचलन उन्होंने दर्शाया। उसके बाद में उन्होंने ये भी देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो जैसे गए थे इस दिशा में वैसे के वैसे वो इसी दिशा में वापस लौट आए। तो इतनी घटना देखी रदरफोर्ड ने। जैसे ही अल्फा कणों की बौछार करवाई तो ज़्यादातर कण तो सीधे निकल गए, कुछ कण ऐसे थे जो इस प्रकार से अलग डायरेक्शन में चले गए, जिस दिशा से आए थे उस दिशा से कुछ कोण पर ही उनका इस प्रकार से विचलन हुआ। ठीक है, और एक आध कण ऐसा था जो कि जिस दिशा से गया उसी दिशा में वापस आ गया। और एक आध का मतलब कम से कम 20,000 कणों में से कोई एक कण ऐसा था जो अपनी दिशा में वापस लौट करके आ रहा था। ठीक है, तो ये पूरी घटना जब रदरफोर्ड ने देखी तो उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्षों में पहला निष्कर्ष तो ये था जो कि थॉमसन के जो एटॉमिक मॉडल है उससे बिल्कुल आपको उल्टा नजर आएगा। पहला उन्होंने ये बोला कि चूंकि ज़्यादातर अल्फा कण तो सीधे निकल गए, इसका मतलब ये हो गया कि एटम का ज़्यादातर भाग खाली होता है। उलट कैसे हुआ? क्योंकि थॉमसन ने ये बोला कि इस प्रकार से जब एटम होता है तो उसके अंदर एक समान रूप से वितरित होता है द्रव्यमान जो कि धनात्मक आवेश होता है। लेकिन रदरफोर्ड ये बोल रहे हैं कि एटम का ज़्यादातर भाग खाली होता है क्योंकि अल्फा कण ज़्यादातर सीधे निकल गए, उनके अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का उनमें विचलन उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला क्योंकि अल्फा कण धनात्मक आवेशित होते हैं और धनात्मक आवेश को केवल एक धनात्मक आवेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है। अब अपने पथ से ये विचलन दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब इनमें धनात्मक आवेश तो है और वही धनात्मक आवेश इनको प्रतिकर्षित कर रहा है जिसके कारण ये पथ से विचलित हो रहे हैं। और वो धनात्मक आवेश किसी एक जगह पर है, विशेष जगह पर है। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि परमाणु के अंदर जो धनात्मक आवेश होता है वो केंद्रित होता है, एक स्थान पर होता है और उस केंद्रित स्थान को आज हम लोग नाभिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, नाभिक के रूप में जानते हैं, वहां पर परमाणु का धनात्मक आवेश केंद्रित रहता है। और साथ ही साथ में कुछ कण ऐसे भी हैं जो इस दिशा में जा रहे हैं और वापस टक्कर मार के आ रहे हैं। तो इसी के अंदर एक और निष्कर्ष उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो नाभिक है वहां पर न केवल धनात्मक आवेश है बल्कि उस परमाणु का द्रव्यमान भी वहीं पर केंद्रित रहता है। ठीक है, क्या क्या बोला कि परमाणु का ज़्यादातर भाग तो खाली होता है, उसका द्रव्यमान एक जगह पर केंद्रित रहता है जो कि धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, अब बारी आती है नंबर 3 पर कि ऋणात्मक आवेश कहाँ है। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि देखिए धनात्मक आवेश तो बीच में केंद्रित है, एक जगह पर वो केंद्रित है, लेकिन जो ऋणात्मक आवेश है वो इस धनात्मक आवेश के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे ही परमाणु के धनात्मक आवेश के चारों ओर ऋणात्मक आवेश चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो परमाणु का ज़्यादातर भाग
खाली होता है। परमाणु का जो धनात्मक आवेश है वो केंद्रित होता है और वहीं पर उसका द्रव्यमान केंद्रित रहता है। ऋणात्मक आवेश उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ बाकी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आप इसको बोल सकते हो। ये इतनी बातें रदरफोर्ड ने बताई। अब बारी आती है कि रदरफोर्ड ने इतनी सारी बातें बताई तो उसके बाद इसमें दोष क्या रह गए, तो उन दोषों की भी चलिए बात कर लेते हैं। पहला तो दोष ये है जो क्लार्क मैक्सवेल है, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जब भी कोई कण वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो हमें पता है कि उसके पास त्वरण होता है। त्वरण क्यों होता है? क्योंकि जब वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, ठीक है, वेग उसका बदल जाएगा और वेग बदल रहा है इसका मतलब उसके पास त्वरण है। और कोई भी आवेशित कण जब त्वरित गति करता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में वो ऊर्जा की हानि करता है। अब ऊर्जा की हानि करेगा तो अपने पथ से वो क्या करेगा, इस प्रकार से पास आता चला जाएगा, फिर और पास आएगा, फिर और पास आएगा और इस प्रकार आते आते वो नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं करता है। अब जबकि वो वर्ताकार कक्षा में गति लगा रहा है और सर्पिलाकार गति नहीं कर रहा है तो उसको लगातार ऊर्जा मिल कहाँ से रही है? मतलब कि अगर कोई त्वरित गति करता है आवेशित कण तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि करता है और ऊर्जा की हानि होगी तो उसकी गति भी धीमी होगी और धीमे होते 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 सर्पिलाकार पथ को ग्रहण करते हुए वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा और इस प्रकार से तो परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, ये उनका पहला दोष था। और उनका दूसरा दोष ये था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो उनका जो स्पेक्ट्रम है वो सतत आना चाहिए था, लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय स्पेक्ट्रम आता है। तो इस चीज़ को भी रदरफोर्ड ने नहीं समझाया था, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है कि परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली होता है, उसका द्रव्यमान एक जगह पर केंद्रित होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक में ही उसका द्रव्यमान केंद्रित रहता है जो कि धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। ऋणात्मक आवेश उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं। दोष ये है कि जब कोई कण वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा जो कि आवेशित होगा तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि करेगा और इससे तो उसके पथ में फिर इस प्रकार सर्पिलाकार गति उसकी होने लग जाएगी, क्योंकि लगातार उसकी गति धीमी होती जाएगी और होते होते वो परमाणु में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और दूसरा ये है कि स्पेक्ट्रम को भी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो ये है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको ज़रूर दबाना है।